मेरे लिए तो भाई है मेरा, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी इमोशनल डे कर चुके हैं और ये यहाँ तक पहुँचे हैं, यू नो, तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ऐसा ही भाई मेरा कामयाब रहे और आगे बढ़ता चले जाए ऐसे ही, तो यही मैं आग्रह करता हूँ और विनती करता, शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। संजय भाई सबसे पहले तो कैलाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया और अब वो सबको इंस्पायर कर रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ऐसे ही मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को, हम जैसे फ़ैन को सुनने के लिए अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सुनने मिले, यही शुभकामना। बारे में जो कुछ भी सोनू भाई ने बोला है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सोनू भाई की भावनाओं को समझो। वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है, बहुत ही प्यारे इंसान है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ। उन्होंने मुझे एंकरिंग भी सिखाई है, उनकी बहुत सारे वो आवाज़ें निकालते हैं तो मैं उनकी कॉपी करता हूँ। और उन्होंने कुछ मेरे ख्याल से जो कहा होगा वो वैसा एग्जैक्टली नहीं कहा होगा। तो जैसे कैलाश जी का जाल आ रहा है, वो भी अपने बातों के जाल में फंस गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब एक ही बात करना चाहूँगा मेरे स्टाइल में, सोनू निगम जी की भावनाओं को समझो भक्तजनों। लव यू ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, विशेष टिप्पणी तो कुछ नहीं करना चाहता। मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूँ, इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया गया है और मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि इसी संध्या का भाग मुझे बनाया गया है, आमंत्रित किया गया है। हाँ जी, सॉरी, कैमरा लुक, अच्छा, हाँ जी, और बताएं। हाँ नहीं, केवल इतना ही है, विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं कैलाश जी को बधाई देना चाहता हूँ, इतना बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है और मैं भाग्यशाली समझता हूँ स्वयं को कि इस संध्या का भाग मुझे बनाया। नहीं, बतौर अभिनेता 25 साल हुए, फिल्मों से जुड़े 30 साल हुए। आप आइए घर पे आराम से। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए, कौन सवाल पूछने वाला है? आप पूछोगे। कैलाश जी के लिए बस इतना कहना चाहूँगा कि आप हमें एंटरटेन करते रहिए, गाते रहिए, एंड कीप मेकिंग आवर नेशन प्राउड। वी ऑल लव यू। You are an icon for us who've grown up on your music, and we love you. Thank you very much.
हाइट आएगा ना। आइए। ये जो आज का सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए किया है मैंने, और आप लोगों के लिए करने का मतलब ये है कि सीएम सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक कृपया कुछ खाइए और पीजिए प्लीज। आज बस ये जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या होता है, उमंगे उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बावलापन जागता है। वैसा मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे सेलिब्रेशन रहता है, तो मैं इस तरह के कन्वेंशनल सेलिब्रेशन ज़्यादातर कर नहीं पाता हूँ। पहली बार कर रहा हूँ तो खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों के लिए मैंने ये इवेंट रखा है, इसलिए छोड़ के भागना नहीं कहीं। पता लगा दूसरा असाइनमेंट है, तीसरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो जो अचीव करते हैं उसका मज़ा भी लेना है। सो लेट्स लिव विद दीज मोमेंट्स। और कुछ एक सरप्राइजेज हैं तो वो आपके लिए आई। सवाल मेरा भी है कैलाश जी कि अब आपको पता चल ही गया होगा कि सोनाक्षी सिन्हा जो है वो जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं कर रही है, तो कुछ कहना चाहेंगे या आप? आइए म्यूजिक सुनिए, मजा कीजिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है कि इसमें आप जिंदगी का एक अलग जलवा लेते हैं। ये करत की विद्या है, ये झूठ मूठ की विद्या नहीं है। आइए मजा कीजिए। आज बहुत ही गजब का दिन ये इसलिए भी है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कभी स्टेज के बैक स्टेज पे न रहूं, स्टेज पे न रहूं, कभी सामने भी बैठूं। आज वो दिन है। आज गुरदास मान साहब हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, गा रहे हैं थोड़ा, और हम सामने भी बैठेंगे आप लोगों के दरमियान, तो मजा आएगा।
कैलाश जी सवाल ये कि आप जाना चाहेंगे या अभी भी आप जाने की इच्छा रखते हैं? नहीं, बीबर के आप आइए ना, मजा कीजिए हमारे साथ। नहीं, मैं बीबर ठीक के है कॉन्सर्ट की बात कर रहा हूँ। जी, आज हम नहीं गा रहे हैं, आज गुरदास मान साहब गा रहे हैं, आइए मजा लीजिए। ऐसी वाली बातें करता है कि कभी कभी एकदम हैरान कर देता है। एक छोटी सी चुटकुली से शुरू करता हूँ जिंदगी की दास्तान। जो एक मंदिर के सामने बैठा हुआ रोज अपना कमाई का जरिया ढूंढता था। थैंक यू। ज्यादा उसको कुछ दे नहीं रहे थे, तो एक दिन वो भटकते भटकते दारू खाने के पास चला गया और वहां जाते उसकी झोली जो थी भर गई। तो वो थोड़ा हैरान होकर बोला परमात्मा से कि वाह परमात्मा, बड़े कमाल हो आप, रहते कहीं और एड्रेस कहीं और का दे रखा है। तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। मैं यहाँ आया था, हैरानी की बात है, सबके सामने बताता हूँ। आया था यहाँ पर ये सोच के कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो सागर बाबा तो है, इसी में समाप्त कर लेंगे खुद को। क्यों आया था? गंगा घाट से, ऋषिकेश से मैं आया था। दिल्ली में रहते हुए जब बहुत सारे फेलियर्स देखे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जी, जल्दी से कामयाबी होती नहीं है। पहले बहुत सताता है मेरा दाता, उसके बाद कुछ बात ऐसी होती है कि लाखों में कोई एक हीरा चमक जाता है। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा अचानक परमात्मा की हुई कि फिर देखते ही देखते सारी चीजें बदल गई। मैं अब आपके सामने हूँ 10-12 साल पुराना, और अचानक अभी मैंने कुछ अपनी फोटो देखे, मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा था। उसमें मोटे मोटे गाल, एक में तो तोंद भी थी। तो ये सब काफी मतलब, इसका मतलब सीजनड हो गया हूँ। थोड़ा घटा है। बहुत लोग तो घबरा जाते हैं देख के, अरे काफी लॉस्ट हो गए एकदम। इनका लॉस्ट नहीं हूँ, बैलेंस्ड हूँ। तो आप सबको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। सिद्धार्थ ने परिचय किया और ये ऑडियो विजुअल बहुत प्यारा बना है। मेरे लिए ये सौभाग्य के पल हैं। 10-12 साल में ज़िंदगी मिरेकल जैसी है, जादू जैसी। हर दिन हर जगह मौजूद है, पर तू नज़र आता नहीं, और सच्ची भक्ति के सिवा तुझको कोई पाता नहीं।
ऐसा वाला हो रहा है, मुझे हर पल में मुझे मेरा दाता दिख रहा है। और धीरे धीरे कैलासा के 10 साल हो गए हैं और मेरे शायद 12 हो गए हैं, और आज कुछ एक चमत्कारी काम होने वाला है। मेरे बहुत दिल में ये थी कि मेरे दाता बैक स्टेज भी बहुत रहते हैं, ऑन स्टेज भी बहुत रहते हैं, कभी ऐसा होगा कि फ्रंट स्टेज रहेंगे और हम मेरे चहेते म्यूजिशियंस को सुनेंगे। आज वो भी दिन है, तो कृपया आज का दिन जो है थोड़ा म्यूजिकल है, और म्यूजिक जो होता है वो थोड़ा कम ग्लैमरस होता है। तो जितने भी गहरे लोग यहाँ उपस्थित हैं वो यदि संभव हो सके तो रहना ज़रूर। थोड़ी बहुत देर लग रही हैं क्योंकि सीएम सर ने ख़ास रिक्वेस्ट की है कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, और लेकिन थोड़ा संभाल लेना, नहीं तो मैं जैसा उन्होंने रिक्वेस्ट की है वैसे ही मैं अब आपसे कर रहा हूँ कि आप भी रहना ज़रूर, क्योंकि बाद में खाना और पीना उसकी भी व्यवस्था है, और ये संगीत का सेलिब्रेशन है। तो कृपया इसमें कुछ ज़्यादा चमकदारी बात है नहीं, बस आपके सामने हैं जैसे भी हैं बुरे बावले, और मेरे ईश्वर ने पद्मश्री भी दिलाई है। अब बस मैं ये मानता हूँ कि जितनी भी ज़िंदगी है वो मीनिंगफुल जिया जाए, बस ऐसा ही ब्लेसिंग हम पर रखिए सब आप लोग, और आप लोगों की गाइडेंस से काम होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच के साथ। बाकी ये है कि मैं 1-2 गाने तब तक टाइम पास के लिए आपको फालतू में गाऊंगा, उसके बाद बुलाऊंगा जिन जिन को बुलाने हैं। लग रहा है मजाक मजाक में काफी लोग आ गए, और मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे, हम कर लेंगे। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, हाँ कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह करो तो। बहुत अच्छी 2-3 हंसी बड़ी अच्छी आ रही है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। मैं भी सीधा एयरपोर्ट से चला रहा हूं, और एयरपोर्ट में मैं क्या बताऊं, एक एयरलाइंस ऐसी है आप समझ गए होंगे जिसके अंदर आपको मां का प्यार मिलता है। उसमें बैठी है तो पूरा घर जैसा माहौल, ऐसा लगता है बुआ मौसी चाची घूम रही हैं। एयर इंडिया, ये देखिए कंगारू जा रहे हैं। एयर इंडिया में बैठा था, खाने के मैंने हिम्मत करके कहा कि एक्सक्यूज मी ये खाना ठंडा है, बोलती चुपचाप खाओ। मैं समझ गया मैं घर में आ गया हूं। अच्छा, कुछ बातें तो एयर इंडिया में जबरदस्ती होती हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। काउंटर पे गया बोर्डिंग लेने, वो पूछती है विच सीट यू प्रेफर, विंडो एंड, मैंने कह दिया विंडो तो नहीं है। तो पूछा क्यों, क्या छेड़ने के लिए पूछा? योगेश भाई आ गए, ये एक ही है हमारे यहाँ, आइए योगेश के लिए जोरदार तालियां। ये सब जगह पता नहीं बुलाए जाते हैं या पहुंच जाते हैं, हर जगह बुलाए जाते हैं, प्यार से बुलाए जाते हैं, मुझे पता है। मैंने कह दिया आप एक ही हो, नहीं आप अपने काम में एक ही हो। ये बहुत अच्छे इंसान है योगेश भाई। किसी ने इनसे पूछा आपकी तारीफ, बोले करो अच्छा लगता है। लेकिन एयर इंडिया में अनाउंसमेंट किसने सिखाया है वो आदमी मिल नहीं रहा है मुझे। एयरपोर्ट पे जो अनाउंसमेंट होता है कैसे बोलती हैं, एकदम यहाँ छाती से बोलती हैं, हंस की आवाज में, जबकि रियल लाइफ में कोई ऐसे नहीं बोलता। एयरपोर्ट पे आप जाइए, आवाज आएगी एयर विमान AI 11 नोटिफाई। जो लोग मुझे सी ऑफ करने गए तो वो भी घुस गए, बोले कोई चीज है अंदर, मानो न मानो कुछ तो है अंदर। जबरदस्ती के। कैसे आप अच्छे हो? अरे बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, ये गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। बहुत प्यारी ऑडियंस आपने सजाई। एक सरदार दिख रहे हैं, एक ही बहुत है, क्योंकि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो अच्छा 2.5 लाख बैठे हैं। और वहीं पे अच्छा थोड़ा लेट हो जाओ एयर इंडिया में, ऐसा डांटती है, इतनी डांट जितनी मैंने एयर इंडिया में खाई है मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं डांटा। जरा सा लेट हो जाते थे,
अमिताभ बच्चन की जगह यही आ गए। जरा सा लेट हो गए, अब भाई आने के टाइम मार झापड़ खींच के, कहाँ रह गए थे, पायलट तुमको ढूंढने गया है। वही प्राइवेट एयरलाइंस में जिस तरह का वेलकम होता है बोर्डिंग के समय, ऐसा लगता है बस टेक ऑफ हो चाहे ना हो। आप फ्लाइट में बोर्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस प्राइवेट में, वो बोलेंगी कहाँ रह गए थे, हम लोग कितने परेशान हो गए थे। नो प्रॉब्लम, फॉलो मी। पैसेंजर गोद का बच्चा फेंक के जाता पीछे पीछे, बोलता सुनीता पकड़ ही तो होते रहते। अच्छा, एक बार हम लोग शो के लिए कहीं जापान जा रहे थे, कोई कार्यक्रम के लिए जाना होता है, तो अब मुझे मालूम नहीं था कि जापानी लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, हर बात पे ऐसा रिएक्ट करते हैं कि शायद उन्होंने आपकी पॉकेट में बम देख लिया है। मैंने सिंपली वाटर मांगा, घंटी बजाई, टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मी आई वांट वाटर। वाटर? यू वांट वाटर जस्ट नाउ? लेटर जस्ट नाउ यू वांट वाटर? वाम वाटर? कौन वाटर? वाटर? हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूं। अब डिक्शनरी में ढूंढ रही होगी निर्जला है क्या। अच्छा, मुझे कैरेक्टर वैसे मिल भी जाते हैं या मेरी नजर वैसी हो गई है। मेरे बाजू में एक पैसेंजर बैठा तो मुझे, अरे राजू भैया देखो जहाज कितना ऊपर आ गया है, विंडो देखो, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है। हमने कहा टेक ऑफ नहीं हुआ, वो चींटी है। अच्छा, कुछ सेक्टर में ये रटे रटाए सुरक्षा के नियम बताती हैं। अगर अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग बात करो, दिल्ली जयपुर की फ्लाइट होती है मुश्किल से 30 मिनट की, वहां भी सेम अनाउंसमेंट, अगर रास्ते में अगर प्लेन को अगर पानी में उतारना पड़े तो रक्षा जैकेट नीचे रखे हुए हैं। मैंने बुलाया, हमने कि इस रूट में कहां तुमको समुद्र मिल रहा है, क्या किसी की बाल्टी में उतारोगी? लेकिन बातें होती हैं। अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने के लिए एक एयर होस्टेस छांट के रखते हैं, उसको शुरू में दिखाते नहीं है, जब टेक ऑफ हो जाती है तो ये निकलती है, आंटी क्या चाहिए? माता जी रहम चाहिए, आप बस आशीर्वाद दे दो, खाना हम लाए आप गरम करवा दो, 4 पराठे आपके। अच्छा, कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगे, पैसेंजर के मुंह पे पूरा झुक जाती है, व्हाट यू प्रीफर, वेज नॉन वेज? अब इसको तो ठीक ठाक लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, वो सांस रोके हुए, तो कह रही डोंट वरी अभी उधर भी आऊंगी। यू आर एक्सक्यूज मी, यू आर मांसाहारी या शाकाहारी? बोला बिहारी। बिहारी। कुछ बातें जबरदस्ती की होती हैं एयरलाइंस में, लेकिन जैसी भी होती हैं अच्छी होती हैं। यहाँ पे जब प्रोग्राम जोर से होता है तो आवाज़ अमिताभ बच्चन के घर तक जाती है, तो मुझे उन्हें घर क्रॉस करके आया, फिर यहाँ टन नहीं मिला, और टन मिलता है बहुत लंबा, बी.आर. चोपड़ा के घर के पास। तो बी.आर. चोपड़ा जी निकल के पूछ लेते हैं, अच्छा JW जा रहे हो? बहुत लंबा टन दिया हुआ है। तो अमिताभ बच्चन से याद है, उनकी कई फिल्मों के मैं हमेशा कुछ मिमिक्री करता रहता हूँ, तो अभी किया है कि दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बच्चन एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, आपको याद होगा। तो शुरू के लाइनें ओरिजिनल हैं, लास्ट लाइन मैंने ऐड की है। तो बिल्डर हैरान होता है, 3-4 लोग गेस्ट और आ गए, आइए आइए, बुके भी लाए हैं, आइए कैलाश जी इधर है। नहीं नहीं, तो घर की महफिल है, सब ट्रैफिक में फंस गए होंगे, ट्रैफिक बस इन्हीं 4 लोगों के पीछे पड़ा था कि बस मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, सब लोग कैसे टाइम पे पहुंच गए। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, तुम जो सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगाती हो, कसम से एम्बुलेंस नजर आती है। एम्बुलेंस तो घायलों को ले जाती है, मगर तुम घायल कर जाती हो। है ये वाला वाह भी है, ये कलर भी है। तो हाँ, मैं बता रहा था, एक अलग अलग चेहरे के लोग आ रहे हैं। हमें बता रहा था कि दीवार का डायलॉग में जब अमिताभ बच्चन, सर कैसे आपके यहाँ तो चिकन विकन खाया है। तो दीवार फिल्म में एक सीन है जब अमिताभ बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आदमी एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा है। तो बिल्डर कहता है
विजय, माफ कीजिए, आपको बिजनेस करना नहीं आता। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इसमें हंसने की बात है? नहीं है, बात है। ये किसी को या तो छोड़ आए हैं या लेके आएंगे, पेशाब करने गए होंगे। तो बिल्डर, आप कहते, आपने नहीं सुना ना, बस ठीक है। आप कहते तो मैं 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, डील तो हो चुकी है। अमिताभ, नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। आप उनकी पोती तो नहीं, श्वेता नंदा? डागा साहब, आपको मालूम नहीं है। आप हर शो में आया करो। डागा साहब को मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े। इस बिल्डिंग के निर्माण के समय आपको भेजा है क्या कपिल ने? नहीं, वो सीरियस जोक है, मैं खुद भूल जाऊंगा। डागा इन्होंने कहा ना टाइम किल करना है। मुझे जब किल करना होता है तो उस दिन मैं ऐसे ही प्रोग्राम देता हूं। ये कुछ मैसेज लाई हैं, उन्हीं वो फडणवीस जी की फैमिली की लग रही है, शक्ल मिल रही थी। डागा साहब, आपको मालूम नहीं है, जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तो मेरी मां ने इसमें पत्थर तोड़े, मेरी मां ने इसमें मजदूरी की, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट देना चाहता हूं। हर हाल में मुझे बिल्डिंग चाहिए, हर कीमत पे। अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए आपको और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे। ये ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक लाइन ऐड किया, अच्छा तो आजकल तुम्हारी मां कहां है? क्यों डागा? का छोड़ने वाला था कि सर के सारे कार्यक्रम सेट रहते हैं, शायद टाइम नहीं होगा, लेकिन उनकी तरफ से सिग्नल मिला है कि मैं 2-5 मिनट कंटिन्यू कर सकता हूं। तो जोरदार तालियां अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के बजाएंगे स्वागत में, और मैडम के लिए भी साथ में आई हैं, और इन लोगों के बीच में जबरदस्ती सरदार जी भी बैठे हैं, जबकि उन लोगों को साथ बैठना चाहिए था। पापा जी, आप रोज यहीं बैठते हो कि आज बैठे हो? अच्छा, बेटे के साथ बाप बैठे। नहीं ठीक, आप हमारे गेस्ट हैं। गाने की बात चल, बहुत सुरीली शाम है सर, और कैलाशा के 10 साल पूरे हुए हैं, और ये इतने सिंपल आदमी, मैंने बताया इतने ज़मीन से जुड़े हुए हैं सर। ये हर रोज़ 100-200 ग्राम मिट्टी खाते हैं, और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है हमारे कैलाश भाई। इतने सिंपल हैं, कोई भी इनका अचीवमेंट हो, कोई भी बड़ी चीज़ हो जाए, कैलाश भाई कैसे हैं? बस ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, अभी एक घर लिया है 12 बेडरूम का। मैंने कहा अरे जोश तो होना चाहिए। सर एक आइटम, गाने वालों को मैंने नोट किया है, अलग अलग तरह के गाने वाले होते हैं। कभी आप अगर कव्वाली सुनने अगर गए हों, या पता नहीं कभी जाएं, जो दरगाह में कव्वाली होती है उनका अलग अंदाज होता है। वो सूफी गाते हैं, गाते गाते इतना खौफनाक हो जाते हैं कई बार, जो लोग पहली बार सुनने जाते हैं वो घबरा के भागते हैं, क्योंकि उनका वो स्टाइल है ऊपर वाले से जुड़ने का। ऐ अल्लाह, मैं तेरे दर पे आया, मैं तेरे दर से न जाऊंगा खाली,
तू रहमत बरसाने वाला, मैं उल्फत लूटने वाला, तू मेरा मैं तेरा, याद रख तू मुझ में। तो भर दे झोली कि भर दे झोली या मेरे मौला, लौट के मैं ना धपक दुदुम बपक दुदुम बपक दुदुम। ऊपर से अल्लाह भी बोलते हैं क्या मांग रहा है, इसको जल्दी दो, इसको इंतजार मत करवा, ढोलक फेंक के ना मार दे। अच्छा, गजल वालों को मैंने देखा सर, गजल वालों को मैंने देखा ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं कि अब इनसे ज्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं और इनसे ज्यादा मीठा आदमी कोई नहीं। अच्छा, आवाज को भी और भारी कर लेते हैं। ये आएंगे, हारमोनियम पे हाथ रखेंगे, जानबूझ के आवाज और भारी। ख़वातीन हजरात, बहुत ही खूबसूरत गजल पेश कर रहा हूँ, गौर फरमाइए। ऑडियंस में कोई खड़ा हुआ, घर पे ऐसे बोलते हो? नॉर्मल बोलो यार, नॉर्मल बोलो, सब समझ लेंगे। अच्छा, गजल वाले हारमोनियम बजाएंगे, बजाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं और अपनी तारीफ करते जाते हैं। आहा, वाह क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह। फिर वो खड़ा हुआ, भैया तुम ही इंजॉय कर रहे हो, प्रोग्राम देखने हम लोग आए हैं, तो बीच बीच में बताते चलो कहाँ कहाँ मजा आ रहा है। अब ये समझ गया कि पूरे प्रोग्राम में मुझे यही परेशान करेगा, तो उसको एडजस्ट कर रहा है। जी जी, बड़ी खूबसूरत फरमाइश है। फरमाइश नहीं, जो कहा है वो ध्यान रखो। अच्छा, ये लोग गाते कम है, गाने के बारे में नॉलेज ज्यादा बताते हैं। ये जो गजल है ये मिर्जा गालिब की चंद लाइनें हैं, उसको मैंने राग तोड़ी में और उसमें नट भैरों में दीप चंदी में लिया है और चंद अल्फाज जावेद अख्तर के हैं, जान अख्तर और जानी सर। फिर वो खड़ा हुआ, देखो भाई थूकने का अगर दिल है, प्रोग्राम रोको, थूक के आओ, बहाने से मत थूको। जी जी, बहुत ही अच्छी फरमाइश है। फरमाइश नहीं, जो कह रहे हैं बस समझो उसको। जी जी जी। अच्छा, कुछ गजल वाले गजल गाते गाते अभी जी ऐसा गंदा गंदा चेहरा बनाते हैं, ऑडियंस में एक बच्चा रोने लगा माँ की गोद में, मम्मी अंकल को मना करो। मम्मी क्या कह रही है, डरोन बेटा, वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अच्छा, कुछ गजल वाले ऑडियंस बैठी हुई है, वीआईपीज बैठे हुए हैं, 1.5 घंटे तक गाना नहीं शुरू करते हैं, 1.5 घंटे तक पता नहीं तबला मिलाते रहते। तो जिनको नई आइडिया है वो कहते हैं यार तुम घर से करके क्यों नहीं आए। तबले वाले को सुर देंगे, हाँ उठाइए, थोड़ा उठाइए, टंग टंग टंग, और ऊपर हथौड़ी हथौड़ी है, मार उसको नहीं खुद को। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो हो रहा है शायद यही शो है, कितने तो देख के चले जाते हैं, रास्ते में बात करते हैं, अरे वो हथौड़ी का था ना, बहुत सॉलिड करते हैं लोग, इसके ये हथौड़ी की वजह से इनका बहुत डिमांड है। क्या मैं अपने कैलासा बैंड के नरेश यहाँ पर हैं, परेश, उनका आज बर्थडे है और वो गए हुए हैं फैमिली के साथ बाहर बॉम्बे से, तो उनको हम इस जगह पे अभी मिस कर रहे हैं। तो नरेश, आपसे मेरी गुजारिश रहेगी आप भी आ जाइएगा। और आज का जो पूरा आयोजन है इसमें हमारा साथ दिया है जल, और जल एक नया पानी का एक ऐसा ब्रांड आया है। दुनिया में पानी की बहुत पृथ्वी पर कमी है और हमारी संवेदनशीलताओं में भी अब कमी हो रही है। धीरे धीरे कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो सचमुच में वाणिज्य के साथ, व्यापार के साथ कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करने के लिए उतरे हैं। ऐसा है ब्रांड जल, और उसके जो अधिष्ठाता हैं वो हैं हमारे बाबूजी पीएस छटवाल जी, जिनका मेरा एसोसिएशन कुछ साल पहले हुआ। मैं चाहता हूं आप सब पीएस छटवाल जी के लिए एक प्यार से सम्मानार्थ
आओ बाबूजी, आप आ जाइए 1 मिनट के लिए, और उसके बाद में साहब को बुला के हम पहले थोड़ा दिया जलवा लेंगे। आ जाइए बाबूजी। ज़्यादातर दुनिया में ऐसा होता है जी, यथा राजा तथा प्रजा, यथा नाम तथा काम। मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत हुआ है कि जिस तरह की एनर्जी हमको परमात्मा ने दी है, उस तरह के लोगों की जीवनियाँ हमसे बहुत जुड़ी हैं। तो छटवाल साहब का भी जीवन एक बहुत ही हम्बल बिगनिंग से शुरू हुआ और आज एक बहुत ही बड़ी एम्पायर के स्वामी हैं। और जगजीत पापा जी हमारे टोरेक्स का ऐड करते थे, अब वो परमात्मा में विलीन हो गए हैं। उसके बाद वो जिम्मेदारी ईश्वर ने हमको दी और इन्होंने हमको चुना। ऐसे लोग क्यों पृथ्वी पर अनिवार्य हैं जी? संगीत में अगर ऐसे लोग प्रमोट ना करें म्यूज़िक को और म्यूज़िक की चीज़ों को, तो बहुत कम हो जाए संगीत। वैसे भी धीरे धीरे तो अब दुनिया बदल रही है जी। मुझे अभी पिछले हफ्ते एक लंदन से बहुत ही प्यारी ऑफ़र आई और वो बोल रहे थे 2 शो कराएंगे आपके। मैं खुश हो गया यार, 50-60 लाख का काम हो गया आज तो। जैसे ही उन्होंने मुझसे फिर पूछा, बट भाई जी कैन यू सिंग ऑन ट्रैक? मैंने कहा जी ये क्या होता है? ट्रैक पे तो आजकल रेल चल रही थी, आप हम ही से। तो बोल रहे हैं नहीं, उसमें क्या होगा, थोड़ा खर्चा भी कम हो जाएगा, ट्रैक पे गा लीजिए। तब मैंने बताया कि दुनिया में धीरे धीरे ये सोच कैसे बदल रही है और जिसकी वजह से म्यूजिशियंस के बच्चे अब म्यूजिशियन नहीं रहे धीरे धीरे, क्योंकि ट्रैक पे गा रहे हैं सब, धे धड़ाधड़ मशीनों से काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों का परमात्मा ने प्रतिपादन किया है जो हमारे पापा जी जगजीत सिंह जी के समय से लेकर आज तक संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लान हैं अभी हम लोगों के, जो हम संगीत को रख रखाव के लिए कुछ अच्छे चीज़ें करने वाले हैं। मैं ऐसा परिचय उनका देना चाहता हूँ। ऐसे लोगों का होना, आप जैसी प्यारे लोगों का होना जिनकी ब्लेसिंग्स मिले हमारे संगीत के लिए और लाइव म्यूज़िक के लिए स्पेशली होना बहुत ज़रूरी है। मैं नरेश से निवेदन करूंगा आप भी आ जाइए और साहब आप भी आ जाइए। अब हम ज़रा दिया जलाकर फिर आप सबको लग रहा होगा कि अभी हम गाएंगे, म्यूज़िक लगा हुआ है। आज मैंने जो बताया था, मेरी बचपन से एक चाह थी कि अगर कभी ऐसा कामयाब हुआ कि कभी कुछ म्यूज़िक सुनने का भी मौका मिला और मैं स्टेज के ऐसे बैठूं जैसे देवेन भारती जी बैठे हैं सामने, तो तब मेरे मन में एक बात आ रही थी देवेन सर के गुरदास मान जी को बुलाऊंगा। तो आज मेरे मन में जो बहुत पहले एक इच्छा थी, परमात्मा ने वो भी पूरी की है आप लोगों के आशीर्वाद से। तो खुशियों में सागर, खुशियों का सागर वलवला रहा है, उमंगें छलक रही हैं, तरंगे महक रही हैं। थैंक यू वेरी मच। और अब ज़रा ये हाँ हाँ अमृता जी, अमृता
ऑलराइट, मैं चाहूंगा कि फोटोग्राफर्स 2 मिनट के लिए बैठ जाएं so that our videographers at the back can also get their footage. A humble request. Thank you photographers. हमारे PR लोग भी बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं सर. Our videographers, this is your moment. Thank you. सीएम साहब, मैं जानता हूं कि आप बहुत रुचि रखते हैं इन म्यूजिक, कल्चरल एक्टिविटीज. यू आर हियर फॉर कैलाश जी. यू मस्ट हैव हर्ड हिज म्यूजिक. प्लीज टेल अस व्हाट यू फील अबाउट आवर फ्रेंड हियर. वैसे तो ये मंच अभी इतना भारी हो गया है, मेरे वजन से नहीं. तो मैं ऐसा मानता हूं कि कला के क्षेत्र में, म्यूजिक के, गाने के, एक्टिंग के, हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, सारे लोग जिनको हमने अक्सर पर्दे पर, पर्दे के पीछे, छोटे स्क्रीन पर देखा है, सराहा है, ऐसे सारे लोग आज इस मंच पर है. इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. मैं निवेदन करता हूं साहब, क्या बात, आप भी आइए. हमारे लिए ये एक बहुत ही सौभाग्य के लक्षण होंगे. बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज साहब आइए, हम हमारे मध्य आइए. फिर से फोटो ले लीजिए. आई एम सॉरी सर. देवेंद्र सर भी हमारे बड़े भैया की तरह हैं, हमको बहुत प्रेम करते हैं, तो प्लीज संभाल लीजिए. मैं दिखता बड़ा हूं, उनसे छोटा. गुरदास मान जी का भी बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूं. देश में जिन्होंने कई वर्षों से हम सभी को अपने आवाज़ से, अपने गानों से बहुत मोहित किया है, ऐसे गुरदास मान जी भी आज हमारे बीच परफॉर्म करने वाले हैं. उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. आज हम सभी को ये मौका मिला है कि हमारे चहेते कैलाश खेर जी, या जिनको हम कैलासा के नाम से जानते हैं, हम उनको भारत के राष्ट्रपति जी ने पद्म पुरस्कार से नवाजा है. और मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी बात है. और मैं ऐसा मानता हूँ इतनी कम उम्र में, कई बार पद्म पुरस्कार आदमी जब हमारे ही साथ एक 92 ईयर के मूर्ति सर को मिला है मृदंग प्लेयर के लिए, और उनसे चला भी नहीं जा रहा था, तो राष्ट्रपति जी स्वयं चल के आए, और एक तो पोस्टुमस भी मिला. तो मैं हंसा ये सब देखकर. हे मेरे दाता, हमारे ऊपर तो अनंत कृपा हो गई. तो हमको तो यंगेस्ट म्यूजिशियंस की तरह से, एक तरह से अभी उस श्रेणी में आए हैं. 43 में मिला. तो भगवान शिव की कृपा कैलासा जी के ऊपर पहले से रही है. और जहाँ तक मैं तो इनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और कई वर्षों से, शायद इनको याद भी नहीं, बहुत पहले नागपुर में एक बार आए थे, ये कई साल पहले, और तब से लेकर तो आज तक. और जब से आपने तेरी दीवानी गाया तो हम आपके दीवाने हो गए. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेरी दीवानी जो गाना है, वैसे गाने सुनने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन जितनी बार मैंने कैलाश जी ये गाना सुना होगा, शायद अपनी लाइफ में दूसरा कोई गाना मैंने नहीं सुना. और इसलिए मैं तो आज यहाँ पर जो आया हूँ कैलाश जी का अभिनंदन करने के लिए, वो मुख्यमंत्री करके नहीं आया. मुख्यमंत्री करके तो मैं कई जगह जाता हूँ, लेकिन एक मुरीद के रूप में, एक फ़ैन के रूप में मैं आज यहाँ पर आया हूँ. और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत के संगीत को जिन्होंने एक नया मोड़ दिया, भारत के संगीत में अपनी आवाज़ से, अपने फ़न से जिन्होंने एक ऐसी जगह बनाई कि शायद ही कोई कभी उस जगह को ले पाएगा. वैसे तो हर
गायक जो होता है अपने आप में उसका अलग फन होता है, उसकी एक अलग स्टाइल होती है। लेकिन कैलाश जी ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि सारे प्रकार के जो सुनने वाले लोग हैं उनको अपने से जोड़ लिया है। और विशेषकर जब सूफ़ी संगीत हम उनका सुनते हैं तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें, उसमें ईश्वर की भक्ति भी है, उसमें भारतीय संगीत भी है, उसमें वेस्टर्न म्यूज़िक भी है, सारी चीज़ों का एक फ्यूजन, सभी को एक साथ बांधने वाला, ये हमको उसमें दिखाई देता है। और इसलिए जिस प्रकार से उनको ये पुरस्कार मिला है, मैं ऐसा कहता हूँ कि बहुत ही डिज़र्विंग। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई पद्धति की शुरुआत की। मोदी जी ने कहा कि पद्म पुरस्कार ये केवल किसी अनुशंसा से नहीं मिलने चाहिए या किसी सिफारिश से नहीं मिलने चाहिए, और एक नई पद्धति की शुरुआत उन्होंने की। आज पहले तो ये था कि हम जिसको, यानी स्टेट जिसको रिकमेंड करेगा उसी को पद्म पुरस्कार मिलता था, लेकिन अब उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, स्टेट भी रिकमेंड करे लेकिन नहीं भी करे। हालांकि कैलाश जी को तो रिकमेंड करने में हमको तो इतनी खुशी थी, उन्होंने कभी कहा भी नहीं, लेकिन हमको ये लगा कि हमने करना चाहिए तो स्टेट ने किया। लेकिन स्टेट के रिकमेंडेशन से नहीं, उनके फ़न के कारण उनको, उनके संगीत के कंट्रीब्यूशन के कारण उनको ये पुरस्कार मिला। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश में इस प्रकार का ये जो पुरस्कार निश्चित ही जो डिज़र्विंग है, जो लोग अपने क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य करते हैं, उनके लिए पुरस्कार मिला है। मैं केवल कैलाश जी को बधाई देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ, लेकिन एक नसीहत भी देता हूँ। कैलाश जी, जल्दी पुरस्कार मिला है और कई बार ये पुरस्कार मिलने के बाद लोग रिटायरमेंट की ओर जाते हैं, आपने तो अभी शुरुआत की है, तो अभी आपको बहुत ऊपर जाना है। और इसलिए इस पुरस्कार को आप मंजिल ना समझे, इसको केवल पड़ाव समझे, और पड़ाव समझते हुए और आगे जाइए, मंजिल बहुत दूर है। अभी आपको बहुत संगीत की सेवा करनी है, बहुत आपको ईश्वर की सेवा करनी है, क्योंकि आप संगीत रूपी ईश्वर की सेवा करते हैं, तो आप निश्चित वो करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं आपका बहुत दिल से और पूरे महाराष्ट्र की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सीएम साहब। कुछ और मित्र हमारे आए हुए हैं। प्रसून सर, कैन आई हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? अनूप जलोटा जी, Ashmit, I'd love you to be on stage as well, please. Ladies and gentlemen, give it for Prasoon sir, Mr. Anup Jalota, and of course, Ashmit Patel. Welcome on board. Thank you. CM साहब ने कहा तेरी दीवानी गाना वो सुनना चाहते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं। 2 लाइन हो जाए कैलाश भाई तो we'll be very very happy. मैं 2 लाइन गा देता हूँ। अब साहब को आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू ऑल वेरी मच कि आप लोगों ने अभी तक बहुत ही प्यार से ये सब इवेंट को अच्छे से संभाले हैं। और बस जब तक आप लोग आएंगे, आपको मैं नमन करता हूं, सबको प्यार से आप देखिए। मैं तब तक 1-2 लाइन बिना म्यूज़िक के ही कर लूँगा, आप सेटिंग कीजिए तब तक। भाऊ जी आप बैठो।